प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का इस नए और बेहद खास विस्तृत विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सच में एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम जेनेसिस 10 नाम के एक ऐसे प्राचीन दस्तावेज को डिकोड करेंगे जिसने सचमुच मानव इतिहास की पूरी नींव रखी है। इसे आप अपनी ही जड़ों की एक व्यक्तिगत कहानी मान सकते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए हम एक बहती हुई नदी का उदाहरण लेंगे। जैसे एक बड़ी नदी आगे चलकर कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है ना, बस वैसे ही हम इस ब्रांचिंग रिवर एनालॉजी के जरिए मानवता के शुरुआती वंशावली के नक्शे को तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पाठ आप देख रहे हैं इसे टेबल ऑफ नेशंस या राष्ट्रों की सूची कहा जाता है। अब इसे महज कुछ पुराने नामों की एक बोरिंग लिस्ट मत समझिएगा। ये असल में एक ऐतिहासिक बही खाते की तरह है। ये हमें बिल्कुल सटीक रूप से बताता है कि उस एक महान बाढ़ के बाद कैसे अलग अलग आबादियां पूरी पृथ्वी पर फैल गई। सोचिए, ये पूरी मानव जाति का एक लिखित फैमिली ट्री है। आज के हमारे इस अध्ययन के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहले हम प्राचीन शब्दावली को समझेंगे, फिर जैफेत की समुद्री शाखा, उसके बाद हैम के नगर निर्माता, फिर कनान की सीमाएं, शेम की वंशावली और अंत में एक विभाजित पृथ्वी पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस प्राचीन भाषा के कोड को डिकोड करते हैं, क्योंकि किसी भी पुराने ऐतिहासिक पाठ को समझने के लिए शब्दों के सही मायने जानना बहुत जरूरी है। यहीं पर मैं आपको प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने का पहला एक्शनेबल स्टेप या व्यावहारिक कदम देना चाहूंगा। हमेशा शाब्दिक अर्थ से परे देखें। उदाहरण के लिए, जब हम यहाँ पुत्र या संस शब्द पढ़ते हैं तो इसका मतलब सिर्फ माता पिता से जन्मे सीधे बच्चों से नहीं है। प्राचीन समय में इसका दायरा बहुत बड़ा होता था। इसका मतलब पूरे उत्तराधिकारियों के समूह, कुलों या यहाँ तक कि संपूर्ण राष्ट्रों से भी हो सकता है ना दिलचस्प? बिल्कुल इसी तरह पिता शब्द का इस्तेमाल किसी शहर के संस्थापक या किसी क्षेत्रीय पूर्वज के लिए भी किया जाता था। जब हम इन परिभाषाओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सिर्फ एक छोटे से परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानों के फैलने का एक बहुत ही विशाल मैक्रो लेवल नक्शा है। चलिए अब अपनी उस नदी की एनालॉजी पर वापस लौटते हैं और पहली बड़ी शाखा की तरफ चलते हैं, जफेत की समुद्री शाखा। जाफेत की जो मुख्य धारा थी वो आगे चलकर कई और उप शाखाओं में बंट जाती है। इसमें आपको गोमर, यावान और मागोग जैसे नाम देखने को मिलेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन महान कुलों के शुरुआती बिंदु हैं जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपना विस्तार किया। मूल पाठ हमें साफ तौर पर बताता है कि इन्हीं कुलों से समुद्री देशों के लोग अपने अपने तटीय क्षेत्रों में जाकर बस गए। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? जैसे जैसे वे फैले, हर एक समूह ने अपनी खुद की भाषा और अपनी बिल्कुल अलग संस्कृति विकसित कर ली। अब हम नदी के दूसरी शाखा की ओर मुड़ते हैं, हैम के नगर निर्माता, और यह हिस्सा सच में बहुत ही शानदार है। हैम के वंश की नदी मुख्य रूप से 4 धाराओं में बहती है: कुश, मिस्र, पुत और कनान। मुझे यकीन है कि आपने मिस्र और कनान का नाम तो जरूर सुना होगा। ये ऐसे नाम हैं जिनका हमारे प्राचीन इतिहास में एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और इन्हीं में से कुश के वंश से एक बहुत ही मशहूर नाम सामने आता है, निम्रूद। निम्रूद को इन प्राचीन पन्नों में एक बेहद पराक्रमी योद्धा और एक महान शिकारी के रूप में हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। पुराने जमाने में उसका नाम ही ताकत की पहचान हुआ करता था। यहाँ मैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए दूसरा व्यावहारिक कदम या एक्शनेबल स्टेप देना चाहूंगा। इतिहास को हमेशा वास्तविक दुनिया के भूगोल से जोड़कर देखें। देखिए, निम्रूद ने कैसे शिनार में बेबीलोन और अशूर में नीनेवे जैसे विशाल महानगरों के लिए एक संस्थापक या पिता के रूप में काम किया। जब हम बेबीलोन या नीनेवे जैसे वास्तविक ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पढ़ते हैं तो हम सच में हैम के ही वंश को फैलता हुआ देख रहे होते हैं। ये कोई कहानियों के शहर नहीं, बल्कि असली जगहें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कनान की सीमाएं। यह हिस्सा हमें उस समय के भौगोलिक परिदृश्य की एक स्पष्ट तस्वीर देता है। आप देखेंगे कि ये पार्ट बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कनान की सीमाओं को ट्रेस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम जीपीएस पर कोई रास्ता देखते हैं। ये सीदोन से शुरू होकर नीचे गाजा तक और फिर सोदोम और अमोरा की ओर एक बहुत ही साफ लाइन खींचता है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक बहुत ही सटीक भौगोलिक सीमांकन है जिसने उस दौर के भू राजनीतिक परिदृश्य को तय किया था। अब हम पहुंचते हैं अपनी तीसरी और आखिरी मुख्य शाखा पर, शेम की वंशावली, जो जैफेत का बड़ा भाई था। शेम के वंशजों में इलाम और अशूर जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।
अगर हम दस्तावेज के अनुसार देखें तो वे मेशा से लेकर पूर्वी पहाड़ी देश में सफार की ओर फैले हुए एक बहुत ही विशाल क्षेत्र में जाके बस गए थे। जैसे जैसे शेम की ये शाखा आगे बढ़ती है, हम एक बहुत ही हैरान करने वाले ऐतिहासिक मार्कर पर पहुंचते हैं, एक विभाजित पृथ्वी। इस वंशावली में पेलेग नाम के एक वंशज की एंट्री होती है। अगर आप इसके फुटनोट्स पर ध्यान दें तो पता चलता है कि पेलेग का शाब्दिक अर्थ ही विभाजन या बंटवारा होता है। यह सिर्फ किसी इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरे युग की ओर इशारा करता है जब पृथ्वी और उस पर रहने वाले लोग असल में बट गए थे। जी हां, यही वो ऐतिहासिक मोड़ था जहां से भाषाएं, राष्ट्र और भूगोल हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखें तो हमें राष्ट्रों का स्रोत नजर आता है। जब हम इस मूल वंशावली के डेटा को इसके फुटनोट्स के साथ मिलाकर देखते हैं तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कैसे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से, एक ही जगह से राष्ट्रों, क्षेत्रों और भाषाओं का इतना बड़ा और जटिल जाल पूरी दुनिया में फैल गया। और यहां मैं आपको तीसरा और आखिरी एक्शनेबल स्टेप देना चाहूंगा। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी आप दुनिया में इतने सारे अलग अलग देश और संस्कृतियां देखें तो याद रखें कि हम सब अंततः एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है, ये हम सब की अपनी कहानी है कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। तो जैसे ही हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को खत्म करते हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, इन शुरुआती बढ़ते हुए जनजातीय कुलों और उनकी उन पहली सीमाओं ने बाकी के संपूर्ण मानव इतिहास के लिए किस तरह से एक स्थायी मंच तैयार किया होगा। जो लकीरें उस समय खींची गई थी, सच मानिए उनका असर आज भी हमारी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये सफर आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही जटिल और दिलचस्प विषयों को डिकोड करते रहें। धन्यवाद।